तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद अहम भू राजनीतिक और सैन्य घटनाक्रम पर बात करने वाले हैं। स्रोत सामग्री में इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर द बहावलपुर रिट्रीब्यूशन। देखिए, ये सिर्फ कुछ आंकड़ों या तारीखों की बात नहीं है। ये कहानी है कूटनीति की, खुफिया रणनीतियों की और उस दावे की जो एक देश की रक्षा नीति में आए एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक बदलाव को दर्शाता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 की एक बेहद खौफनाक घटना से। जरा सोचिए, पहलगाम की शांत बेसरन घाटी और वहां अचानक ये सवाल गूंजता है, तुम हिंदू हो या मुस्लिम? स्रोत के मुताबिक वहां लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी मौजूद थे, जिनकी शादी को अभी सिर्फ 6 दिन ही हुए थे। अचानक हथियारबंद आते हैं और पर्यटकों से उनका धर्म पूछते हैं। वृत्तांत बताता है कि जिन्होंने खुद को हिंदू बताया उन्हें निशाना बनाया गया। विनय ने निडर होकर जवाब दिया और इसके बाद उन्हें मार दिया गया। यही वो चिंगारी थी जिसने आगे के पूरे घटनाक्रम की नींव रखी। अब जरा इस घटनाक्रम की रफ्तार देखिए। इस खास WT एनिमेटेड विजुअल के जरिए आप साफ देख सकते हैं कि कैसे सिर्फ कुछ ही हफ्तों में स्रोत के अनुसार ये संकट अपने चरम पर पहुंच गया। 22 अप्रैल के हमले के बाद 29 अप्रैल को रणनीतिक योजनाएं बननी शुरू हुई। फिर 6 मई को ध्यान भटकाने के लिए देश भर में मॉक ड्रिल हुए, 7 मई को सीधे सैन्य हमले और अंततः 10 मई को युद्ध विराम। ये टाइमलाइन अपने आप में बता रही है कि पर्दे के पीछे कितनी तेजी से काम चल रहा था। इस त्रासदी का पैमाना समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, सिर्फ 15 मिनट की गोलीबारी और 26 जानें चली गईं। लेकिन इस क्रूरता के बीच स्रोत एक और कहानी सामने लाता है, आदिल हुसैन की। आदिल एक स्थानीय मुस्लिम युवक था जो वहां घोड़े चलाता था। वृत्तांत के मुताबिक आदिल अपनी जान की परवाह किए बिना एक हिंदू सैलानी को बचाने के लिए आतंकियों से भिड़ गया और उसने अपनी शहादत दे दी। ये एक बहुत ही मार्मिक पहलू है। जाहिर है, इस घटना की गूंज तुरंत नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक पहुंची। साउथ ब्लॉक में एक बेहद अहम और हाई लेवल सीक्रेट मीटिंग हुई। इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे। वृत्तांत बताता है कि प्रधानमंत्री का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। सेना को जो भी कदम जरूरी लगे उसे उठाने की पूरी छूट दे दी गई है। ये कोई आम निर्देश नहीं था, ये एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव का सीधा संकेत था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सीधे सैन्य कार्रवाई से पहले एक सोची समझी कूटनीतिक रणनीति अपनाई गई। स्रोत के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को व्यवस्थित रूप से अलग थलग करना शुरू किया। इसके 4 प्रमुख चरण बताए गए हैं। पहला, सिंधु जल संधि को रोका गया। दूसरा, अटारी बॉर्डर को सील कर दिया गया। तीसरा कदम था वीजा रद्द करना और चौथे चरण में OTT प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी कंटेंट को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। ये एक तरह की संपूर्ण कूटनीतिक घेराबंदी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी रणनीति के पीछे क्या चल रहा था। तो स्रोत के अनुसार इसके केंद्र में एक बहुत पुराना ऐतिहासिक घाव छिपा था। बात हो रही है 1999 के कंधार विमान अपहरण की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के जहन में वो यादें फिर से ताजा हो गईं जब IC-814 फ्लाइट के यात्रियों को बचाने के लिए मसूद अजहर को मजबूरन रिहा करना पड़ा था। उस रात की जो बेबसी थी ना, उसी ने अब इस निर्णायक जवाब की रूपरेखा तय की। और अब इस 25 साल के आंकड़े पर गौर कीजिएगा, ये सच में बहुत अहम है। स्रोत के अनुसार ये जो प्रतिशोध था, ये रातों रात लिया गया कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं था। ये एक लंबा खामोश इंतजार था। वृत्तांत बताता है कि 1999 में जो हुआ था, ठीक 25 साल बाद उसी मसूद अजहर और उसके पूरे आतंकी ढांचे को जड़ से खत्म करने की ये योजना थी। इसे 1/4 सदी के उस भारी संयम के प्रतीक के रूप में पेश किया गया है। इसके बाद शुरू होता है असली खुफिया और रणनीतिक खेल। रॉ और NTRO ने मिलकर 21 आतंकी कैंपों को चिन्हित किया। लेकिन सबसे बड़ी चाल क्या थी? दुश्मन का ध्यान भटकाना। भारत ने उत्तर में 244 शहरों में एक साथ मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया। स्रोत के मुताबिक इससे हुआ ये कि पाकिस्तान की पूरी नजर उत्तर की तरफ टिक गई, जबकि हकीकत में दक्षिण में तंजावुर एयरबेस पर हमले की खामोश तैयारी चल रही थी। एकदम क्लासिक मिसडायरेक्शन। और फिर आता है वो निर्णायक पल। 7 मई 2025 रात के 1:05। दिल्ली के वॉर रूम में तनाव चरम पर है। शीर्ष अधिकारी स्क्रीन्स पर नजरें गड़ाए बैठे हैं और इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियली शुरू हो जाता है। रात के घने अंधेरे में लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं और दिल्ली में बैठे अधिकारी लाइव फीड के जरिए इस आधी रात के ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं। निशाने पर कौन था?
वृत्तांत के मुताबिक पीओके के विशिष्ट लक्ष्य जैसे सवाई नाला, सैयदना बिलाल, गुलपुर, बरनाला और अब्बास कैंप। स्रोत दावा करता है कि ये वही अड्डे थे जहां 26/11, पुलवामा और पहलगाम जैसे भीषण हमलों की ट्रेनिंग दी गई थी। जैसे जैसे सर्विलियंस ड्रोन से ग्रीन सिग्नल मिलते गए, मिसाइलें अपना काम करती गईं। इन सभी अड्डों को पूरी तरह से मटियामेट करने का दावा किया गया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं रहती। वृत्तांत के अनुसार इसके बाद एक अभूतपूर्व रणनीतिक कदम उठाया गया, अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करना। पिछली तमाम नीतियों को किनारे रखते हुए ऐसा पहली बार हुआ जब पाकिस्तान के निर्विवादित यानी मुख्य भूभाग के काफी अंदर तक घुसकर प्रहार करने का जिक्र स्रोत में किया गया है। ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन था। तो पाकिस्तान के अंदर किन गहरे ठिकानों को हिट किया गया? इनमें सियालकोट का जैश कैंप, मुरीदगढ़ में लश्कर का हेडक्वार्टर और बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्य मरकज शामिल था। स्रोत के अनुसार बहावलपुर की अहमियत इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि यहीं मसूद अजहर का नेटवर्क था। ये वही जगह है जहां से 2001 के संसद हमले की साजिश रची गई थी। इन गहरे हमलों का सीधा मकसद उस पूरे आतंकी इकोसिस्टम की कमर तोड़ना था। अब यहां जो सबसे गौर करने वाली बात है वो है इस पूरे ऑपरेशन की अकल्पनीय रफ्तार। स्रोत के मुताबिक यकीन मानिए, सिर्फ 25 मिनट के अंदर 9 बड़े आतंकी कैंपों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। 25 मिनट! ये इतनी जबरदस्त और तेज कार्रवाई थी कि दूसरी तरफ की रक्षा प्रणाली को संभलने या रिएक्ट करने का रत्ती भर भी मौका नहीं मिला। इस हमले का सिर्फ सैन्य ही नहीं बल्कि एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी बताया गया है। वृत्तांत के मुताबिक इन स्ट्राइक्स में मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया। इसके बाद मसूद अजहर का जो कथित बयान सामने आया, काश मैं भी उनके साथ मारा जाता, ये उसकी पूरी तरह टूट चुकी मानसिकता को दिखाता है। स्रोत इसे आतंकी नेतृत्व के पूरी तरह बिखर जाने के एक बड़े प्रतीक के रूप में पेश करता है। अब आप इस WD एनिमेटेड विजुअल को देखिए जो दोनों पक्षों की सैन्य प्रतिक्रिया की तुलना करता है। स्रोत के अनुसार जब पाकिस्तान ने पलटवार करने के लिए अपने ड्रोन और फाइटर जेट भेजे तो भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने उन सभी खतरों को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 5 जेट गिराए और 11 पाकिस्तानी एयरबेस को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। इस भारी तबाही के बाद जो होना था वही हुआ। हमले के बस कुछ ही दिनों बाद 10 मई की शाम को वृत्तांत बताता है कि पाकिस्तान के DGMO ने भारतीय DGMO को हॉटलाइन पर फोन मिलाया। उन्होंने तत्काल युद्ध विराम की गुजारिश की और इस तरह भारत की शर्तें माने जाने के बाद यह ऑपरेशन अपने अंतिम रणनीतिक मुकाम पर पहुंच गया। और ये हिस्सा ना वृत्तांत के एक बहुत ही गहरे विरोधाभास को बेहतरीन तरीके से सामने लाता है। एक तरफ पहलगाम के वो आतंकी थे जिन्होंने लोगों को उनके धर्म के आधार पर बार कर मारा, और दूसरी तरफ ऑपरेशन के बाद नई दिल्ली में हुई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां भारतीय सेना की एक मुस्लिम अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की एक हिंदू अफसर विंग कमांडर वमिका सिंह दोनों एक साथ खड़ी नजर आईं। ये भारतीय सेना के उस पेशेवर और धर्मनिरपेक्ष चेहरे को बहुत मजबूती से दिखाता है। अब तक आप शायद सोच रहे होंगे कि इस पूरे सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया। इसका जवाब प्रधानमंत्री के उस अंतिम बयान में छिपा है। उन्होंने कहा था, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, इसलिए हमने उनके आतंक के अड्डे उजाड़ दिए। ये नाम सीधे तौर पर पहलगाम की उस दर्दनाक घटना से जुड़ता है जहां शादी के सिर्फ 6 दिन बाद हिमांशी ने अपने पति को खो दिया था। यह सच में एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट था। लेकिन ये पूरा एक्सप्लेनर खत्म करते करते हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर और चुभने वाला सवाल खड़ा हो जाता है।